टॉपिक है अभी, तो एस्थमा सीओपीडी के बारे में है। और मुझे ये बताइए कि जो रेस्पिरेटरी जो डिजीजेज होती है ना, वो यूजुअली अगर आप उसमें देखें तो या तो कोई ऐसी डिजीज होती है या ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो सेकेंडरी टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होती है, जैसे अगर पल्मोनरी एडिमा हो गया है या प्लूरल एफ्यूजन हो गई है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि बेसिकली इन्फेक्टिव चीज़ें होती हैं। और फिर अगर जो मैकेनिकल अगर आप उसको एस्पेक्ट से देखें ना, तो या वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है या वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है। ठीक है, तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है उसमें बेसिकली एक्सपिरेटरी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो उसके अंदर मेनली जो उसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं वो या एस्थमा होता है या वो सीओपीडी होता है। ठीक है, तो एस्थमा और सीओपीडी में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो रिवर्सिबिलिटी का होता है। जो एस्थमा है वो फुली रिवर्स होता है, एपिसोडिक होती है, और जो सीओपीडी होती है वो जो है वो फुली रिवर्सिबल नहीं होती। उसमें रिवर्सिबल कंपोनेंट होता है, लेकिन ये है कि उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से उसमें बेसिकली म्यूकस प्रोडक्शन और जो एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी दोनों में होती है कि किसी ना किसी रीजन से वो इरिटेबिलिटी हो रही है और उसकी वजह से वो ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, दूसरे कफ हो रही है, और साथ जो है ना म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है और म्यूकस क्लियरेंस जो है वो सही तरह नहीं हो रही। ठीक है, तो ये बेसिक पैथोलॉजी दोनों में तकरीबन कॉमन होती है, लेकिन उसमें रिवर्सिबल एलिमेंट होता है, उसके अंदर रिवर्सिबल एलिमेंट फुली नहीं होता, फुली रिवर्सिबल नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद ये कि दोनों कंडीशंस के अंदर फिर उसके बाद अगर इंट्राऑपरेटिवली अगर मिसाल के तौर पे सेम ब्रोंकोस्पैज्म की कैफियत आती है तो उसकी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। उसके अंदर कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको आपने रूल आउट करना होता है, और उनके बाद आपको जो है ना वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देना होता है। सक्शन बेसिकली है, और जो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन अप्रोच के जरिए आप उसको टारगेट करते हैं, और बेसिकली उसमें मैसेज ये होता है कि जो ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पहले आपने रूल आउट करना होता है, विच आर यूजुअली कंबाइंड और एडिशन टू द हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। जैसे अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उसके अंदर भी जो है वो बेसिकली जो है वो ब्रोंकोस्पैज्म होगा, हाइपोक्सिया होगा, एयरवे प्रेशर्स बढ़ेंगे, लेकिन साथ उसके कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो रहा होगा। अगर न्यूमोथोरैक्स हो रहा है तो उसके अंदर भी पिक्चर जो है वो इंट्राऑपरेटिवली इसी तरह की आ रही होगी, लेकिन उसके अंदर साथ और फीचर्स भी एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, तो ये और अगर दूसरी कोई रीजन है तो उसके अंदर इनएडिक्वेट एनेस्थीसिया है या इनएडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन है, या ट्यूब किंक हो रही है, या ट्यूब में म्यूकस आ गया है, प्लग आ गया, उसकी वजह से ब्लॉक हो गया, तो ये बेसिकली इंट्राऑपरेटिव जो है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और जो है अगर आप उसको एज अ डिजीज देखें तो मतलब एस्थमा की डेफिनेशन क्या होगी, एस्थमा को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई बताए? डॉक्टर सारा आप बता दें, डिफाइन एस्थमा। Asthma is a chronic inflammatory airway disease which is reversible. Chronic airflow limitation होती है, that is reversible. एक्सपिरेटरी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। Expiratory, exactly. ठीक है, अच्छा वो इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? सर एक होती है एलर्जिक होती है और एक होती है इम्यून मीडिएटेड। ठीक है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, एग्जैक्टली। ठीक है, और इसकी क्या मतलब पैथोजेनेसिस क्या होती है, किस तरह होता है? सर एक्चुअली ये होता है कि ब्रोंकियल वॉल इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, इसमें एयरवे इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें म्यूकस ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है, कभी कोई इंट्रिंसिक ट्रिगर होता है या कोई कभी एक्सट्रिंसिक ट्रिगर होता है, तो उसमें एंटीजन मीडिएटेड होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है। और एलर्जिक एस्मा जिसको कहते हैं उसमें, इसके अलावा जो नॉन एलर्जिक एस्मा होता है उसमें एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिविटी होती है। एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी तो दोनों में होगी ना? ठीक है, एस्मा तो बेसिकली वो जो इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन हो रहा है वो ट्रिगर हो सकता है किसी भी चीज से। ठीक है, चाहे वो इंक्रीज वेगल टोन है उसकी वजह से भी एस्मा हो सकता है, वेजोमोटर जिसमें जो एलिमेंट होता है। ठीक है, वो सीजनल भी हो सकता है, वो डायर्नल वेरिएशन भी होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है। ठीक है,
लेकिन रिजल्ट जो होता है वो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, कफ, स्पूटम, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये एस्थमा के बारे में आपसे ये इस तरीके से पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि हाउ टू असेस द सिवियरिटी ऑफ एस्थमा। एस्थमा की सिवियरिटी को कैसे असेस करते हैं? सर ब्रीथिंग पैटर्न देखेंगे, इफ ही कैन कंप्लीट इफ द पेशेंट कैन कंप्लीट अ सेंटेंस और नॉट, और if the patient is conscious or not, अगर unconscious है, cannot say a word, it means severe fatal disease, life threatening asthma. लेकिन cannot complete a sentence, इसका मतलब severe disease है। और सर माइल्ड में जो होती है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, रेस्पिरेटरी बेसिकली आप उसकी रेट। सिवियरिटी को क्योंकि देखें ना, एपिसोडिक होती है ना ये, ठीक है, तो आप उसकी एग्जैक्टली। सिवियरिटी को इस तरह दे सकते हैं कि कितने अटैक्स हो रहे हैं, किस तरह रिलीव हो रहे हैं, कितनी मेडिकेशन ले रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हो रही, इसी तरीके से आप सिवियरिटी देख रहे होते हैं ना। और फिर उसके बाद एट दैट मोमेंट ये तो उसकी एक्यूट जो प्रेजेंटेशन होती है ना, उसको आप क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईदर एक्यूट सीवियर एस्थमा या क्या नाम है उसका, जो लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। ठीक है, पहले इसको स्टेटस एस्थमेटिकस कहा जाता था, अब उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक एक्यूट सीवियर एस्थमा है और एक जो है वो स्टेटस क्या नाम है उसका, लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। ठीक है, तो इसमें कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं, इसी वक्त ही बता दें कि सर मैं इसमें इसमें सर एक मॉडरेट अस्थमा और अक्यूट सीवियर अस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा, नियर फेटल अस्थमा सर। अच्छा, तो जो लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा है उसमें क्या होगा? जो लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा है इसके अंदर जो है आपका अल्ट्रा कॉन्शियस लेवल होता है, एग्जॉशन होती है और आपका हाइपोटेंशन होता है, साइनोसिस होती है, साइलेंट चेस्ट होता है, पुअर रिस्पिरेटरी एफर्ट होता है। और इसमें सर पेशेंट जो है ना वो कोई भी साइन जो है ना अक्यूट सीवियर अस्थमा की भी सारी शामिल कर लें। जैसे कि अक्यूट सीवियर अस्थमा में आपका PFR जो है 33 to 50% पेरिटरी या बेस्ट वेरिए होता है, और रेस्पिरेटरी रेट आपका मोर देन 25 पर मिनट होता है, और हार्ट रेट मोर देन 110 पर मिनट, और इनएबिलिटी टू कंप्लीट सेंटेंसेस भी इसमें एक्यूट सीवियर अस्थमा में शामिल है। लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा में जो ये एक्यूट सीवियर अस्थमा के भी शामिल कर लें और ये भी शामिल कर लें कि अगर आप पेशेंट GCS वगैरह इसका डाउन है, वो है इसका वो है पोटेंशियल में है। इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताया ना, वो फीचर्स नहीं शामिल कर लेंगे इसके अंदर। इसके अंदर साइलेंट चेस्ट हो जाएगी, साइलेंट चेस्ट हो जाएगी, साइलेंट चेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल सर, इसमें है साइलेंट चेस्ट भी हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगा, हाइपोटेंशन, एरिथमिया, एग्जॉशन, अल्ट्रा कॉन्शियस लेवल, और ये इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आएगा SpO2 लेस देन 92 और PO2 लेस देन 60 कर लें सर। और जो वो होगा ना PaCO2 वो आपका नॉर्मल रेंज में होगा। नहीं, मतलब बेसिकली इसकी ये आप एक्सप्लेनेशन इस तरह देंगे कि यूजुअली एस्थमेटिक पेशेंट्स में अगर आप एबीजीज करेंगे तो उसके अंदर नॉर्मल होगी एबीजीज, इवन अटैक के अंदर यूजुअली दे विल बी वॉशिंग आउट CO2। ठीक है, लेकिन अगर ये नॉर्मलाइजेशन हो जाए या हाई इंक्रीज होनी शुरू हो जाए तो इट्स अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर। ठीक है, यानी कि नॉर्मली अगर आप एबीजीज करेंगे एस्थमेटिक पेशेंट की तो इवन ड्यूरिंग अटैक अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा में नहीं है तो उसकी CO2 कम होगी। ठीक है, और सर नियर फेटल एस्थमा में क्या फर्क है बाकी बनिस्बत, वो ये कि इसमें रेस PaO2 बढ़ जाएगा इसका, और इसमें कट रेज्ड PaCO2, मतलब बेसिकली यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो गई है यानी कि नॉर्मल आ रही है PaCO2 पेशेंट की साइलेंट चेस्ट, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। हाँ जी, तो ये इट्स अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर। ठीक है, फिर और जो नियर फेटल में है कि आपका साथ PaCO2 भी बढ़ जाएगा और उसको फौरन आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन नियर फेटल अलग से कोई नहीं होता, लाइफ थ्रेटनिंग कोई नियर फेटल कहते हैं, और तो कुछ नहीं होता। या लाइफ थ्रेटनिंग होता है या एक्यूट सीवियर होता है। एक्यूट सीवियर के अंदर चार में डिवाइड किया है सर ये गोरे ने। इसमें मॉडरेट एक्यूट अस्थमा, एक्यूट सीवियर अस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा, नियर फेटल अस्थमा। अच्छा, ये सर ये FFICM में दिया हुआ है, गोरे की किताब है वो। चले ठीक है।
वैसे यूजुअली जो है ना, इसको आप सही कह रहे हैं, होगा, हो सकता है हो, लेकिन ये है कि ये यूजुअली जो है ना, इसको जो माइल्ड अस्थमा होता है, जो आपका जो कंट्रोल हो रहा होता है, अटैक्स हो रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, और वो मेंटेनेंस पे है। और एक है कि अब इतना सीवियर हो रहा है कि वो उसमें कांस्टेंट नेबुलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अभी वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हुआ। और एक लाइफ थ्रेटनिंग है जिसके अंदर आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ने लगी है, या आपको अल्टरनेटिव जो रेजिस्टेंट हो गया है ये, ठीक है। एनीवेज वो आप बता सकते हैं, लेकिन आमतौर पे किताबों में नहीं लिखा। फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आप को कॉम्प्लिकेट, क्योंकि FFICM की किताब हर किसी ने नहीं पढ़ी है। या आप मुझे बताइए इसमें गाइडलाइन में कहाँ लिखा है? गाइडलाइन में है कहीं ये 4 जो आप बता रहे हैं? ये सर जो इसकी आप इम्पेंडिंग फेलियर इसका बता रहे हैं सर, वही नियर फेटल अस्थमा है। लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा और नियर फेटल अस्थमा को इसने PCO2 की बेस पे डिफरेंस किया हुआ है कि अगर वो भी राइज कर रही है तो फिर अच्छा, नियर सेपरेट कर फेटल दिया है। अस्थमा। ये पता नहीं, ठीक है, समथिंग न्यू अगर है सर ऐसी ये बात। मैंने ये जो उसमें था, हमारे सीनियर थे, मैं यही बता रहा था जो आप बता रहे हैं सर उसने, लेकिन इसने मुझे कहा कि यार नियर फेटल भी शामिल कर लो। ये हमारे थे खालिद अमीर थे, उसने अभी जिसने FCPS किया उसमें इंटेंसिव में इसने बताया था मुझे। तो ये बाकी बेहतरीन आपने सर बेहतरीन बताया सर। नियर फेटल में ये है कि खैर ये ICU लेवल है सर, हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि लेफ्ट अच्छा, थ्रेटनिंग और नहीं एक्यूट में। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ये बेसिकली ये अभी ये 2019 की है गाइडलाइन, इसके अंदर लिखा हुआ है, सही है, एक्सेप्टेबल, ठीक है। इस तरह ये देखें, छोटी मोटी चीजें ना ऐड होती सर रहती ये हैं। जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो इन्होंने अभी बताई, ये इसी क्लासिफिकेशन की बेस पे एग्जाम में MCQ भी आया था, एस्टिमा पे जो आया था, तो यही साइलेंट, यही क्लासिफिकेशन। ये देखें, ये मैं अगर ये बंदा शेयर कर दे ये क्लासिफिकेशन। ये देखें, ये जो है ना स्क्रीन, ये ब्रिटिश, ये है ब्रिटिश सोसाइटी, एक मिनट रुको। ये ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी की है ये, एक मिनट, ये है ब्रिटिश गाइडलाइन ऑन मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा, ठीक है। ये मैंने जो सर पढ़ी काइंडली थी, इसको शेयर भी कर दीजिएगा सर ग्रुप में। ये ग्रुप में शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल्स के फोल्डर में सब कुछ मौजूद होता है, अनफॉर्चुनेटली ठीक है। आप लोग देखते नहीं है, ठीक है। जब एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि आर्टिकल्स के फोल्डर में तमाम चीजें मौजूद है, जो मैं कहीं और से तो नहीं लेकर आता, ये तो जो भी चीज होती है मैं वहीं से ही आपको लोगों को शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। वो है कि मैंने उनको सबको वहां कंपाइल करके जमा किया हुआ है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये है, ठीक है, इस पर नजर मार ले, ठीक है। सर स्टेटस एस्थमेटिक्स भी बताई दे इधर ही। स्टेटस एस्थमेटिकस तो कोई चीज नहीं है, खत्म हो गया, पहले उसको स्टेटस एस्थमेटिकस कहा जाता था। देखिए मेरी एक बात सुने अतीक, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे लॉन्ग केस में नहीं पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये टेबल वाइवे में पूछा जाएगा, ठीक है। वो टेबल वाइवे के अंदर देखें, इसके क्वेश्चन के पूछने के दो ही तरीके हैं। हाउ विल यू असेस द सिवियरिटी ऑफ एस्थमा, आपने क्लिनिकल हिस्ट्री ले ली और उसके बाद पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट की बेस पे आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आपको ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्सिवनेस है या ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा ना, उसके अंदर ये किधर गया, जो उसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस आती है ना, वो आपकी होती है उससे, देखते हैं आप, जो है ना PFR से, ठीक है। अगर PFR से उसके अंदर बेहतरी हो रही है, ठीक है, तो आप उसको इवन डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर PFR से नहीं हो रही रिस्पॉन्सिवनेस, तो आप उसको एडमिट करेंगे और उससे ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आप उसको लेके जाएंगे उसकी तरफ, ठीक है, जो है ICU की एडमिशन की तरफ, ठीक है। एक सर आवाज नहीं आ रही। मिनट अतीक, सिर्फ 1 मिनट वेट करें।
सॉरी, ये आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। जी ये सर, आ रही है। अच्छा देखें, तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको ये, आप इसमें डिटेल में जो मर्जी करना है आप कर लें, लेकिन बेसिकली जो इवन एमसीक्यूज भी आएंगे तो वो भी इसी बेस पे ही आएंगे कि ये पहले भी था, ये इसी तरीके से जो मैं आपको लफ्ज बोल रहा था, मैंने ये लफ्ज देखा नहीं हुआ था पहले, नियर फेटल का एस्थमा का मैंने नाम कहीं नहीं देखा हुआ था। वो इस तरह की गाइडलाइंस में चेंजेस आती रहती हैं। ये पहला पुराना जो मेरे पास था वो पुरानी वाली थी, ठीक है, ये 2019 में आई है, मुझे कहीं से मिली थी, मैंने उस ग्रुप उस फोल्डर में मैंने डाल दी थी, लेकिन मैंने खुद, जाहिर बात है, अब मैं तो नहीं पढ़ रहा ना चीजें, तो मैं तो अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है मैं उसी पे कर रहा हूँ, तो इसलिए गाइडलाइंस की बेस पे सारी चीजें, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चीज हर किसी को नहीं पता होगी, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं भी बताएंगे ना मिसाल के तौर पे, तो ये चीज फेलिंग पॉइंट नहीं। मेरी बात समझ आई आपको? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इस पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। अब आप मैनेज कैसे करेंगे एक्यूट सीवियर, मतलब लाइक ये कि बेसिकली इस पेशेंट जो है वो टेकिपनिक है, पेशेंट को ब्रोंकोस्पैज्म हुआ है, हिस्ट्री है उसकी अस्थमा की, हाउ विल यू मैनेज, क्या करेंगे आप? जी, कौन बताएगा? ऑपरेटिव है या मतलब वार्ड में, आईसीयू में? आप उसको किसी भी, आप वार्ड में कह लें, आप इमरजेंसी कह लें, ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी में जब आएगा ना सर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम ABC, ठीक है सर, और माय मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड, और एंड असेसमेंट एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड, और इसके अलावा सर आई विल उसको प्रॉप अप करूंगा, पेशेंट को प्रॉप अप करके ऑक्सीजनेशन लगाऊंगा, इसके बाद ब्रीदिंग चेक करूंगा, ब्रीदिंग तो ठीक है इसकी, इसके अलावा जो इसके मॉनिटरिंग लगा के, बीपी वगैरह लगा के, मॉनिटरिंग लगा के, इसको जब आईवी लाइन पास करूंगा, आई विल सेंड दी इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए चीज़ें भिजवाऊंगा, EBGs और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वो भिजवा दूंगा, और सर साथ ही इसको IV फ्लूइड लगा दूंगा, और साथ ही मैं इसकी जो बंदे को बताऊंगा कि आप इसके लिए वो बता दें, नेबुलाइजेशन तैयार कर दें, और नेबुलाइज करना है इस पेशेंट को, और पहले सबसे पहले जो है ना इसकी जो हमारे पास पड़ी होगी सल्ब्यूटामोल से और स्टीरॉयड के साथ, दोनों के साथ में। सल्ब्यूटामोल है गाइडलाइन में विद या स्टीरॉयड, इपराट्रोपियम में? एप्रोट्रोपियम भी है, सल्ब्यूटामोल भी है, और सर स्टीरॉयड भी है। स्टीरॉयड ओरल है, स्टीरॉयड ओरल है, ठीक है। स्टीरॉयड ओरल है, ठीक है सर, ठीक है, ओरल स्टीरॉयड हम देंगे आप, ठीक है, ठीक है। आप ओरल भी दे सकते हैं, आप IV भी दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो उस टाइम पे आप ओरल देंगे, ठीक है। अब और साथ आप ये जो इमीडिएटली ये बोल दें, ये इतना इसमें ना इतनी लंबी तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है। माई अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, आई विल प्रॉप अप द पेशेंट और अटैच ऑक्सीजन, मेक श्योर पेशेंट्स एयरवे इज पेटेंट। अगर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल रोटेट हो रहा है या वाइटल्स उसके कोलैप्स हो रहे हैं तो आप उसको इंट्यूबेट की तरफ जाएंगे, ठीक है, और आप नेबुलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, और फिर आप उसके बाद आप उसका कह दें कि आप उसको जो जैसे आपने बताया था ना कि इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड रिससिटेशन विल गो साइड बाय साइड, तो आप साथ उसका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट के जरिए आप उसको क्वांटिफाई करेंगे। आपने उसको जो नेबुलाइजेशन है। सर इसमें एक और लफ्ज का जिक्र, जी जी, तो मैं इसके एक और लफ्ज का जिक्र करूंगा, आई विल मैनेज द स्पेसिफिक मैनेजमेंट में, आई विल मैनेज द एस्थमा विद ट्रेडिशनली, और इसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल जिसमें हमारे पास है केटामीन है, हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है, हमारे पास इनहेलेशन है, हमारे पास और चीज़ें हैं जैसे कि लिकोट्राइन्स वगैरह है, मिथाइलजेंथीन्स हैं, और बाकी इधर उधर की चीज़ें जो है ना, ये वो पता है वो सेकंड लाइन है, वो सेकंड लाइन है, उसमें आप मैग्नीशियम बोल दें, उसके अंदर आप ये देखें ना मैग्नीशियम है, इसके अंदर आपकी जो है वो लाइडोकेन भी है, इसके अंदर आपको एक्मो का भी नाम, जब सब चीजें फेल हो रही हैं तो आपको एक्मो भी करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। उसके अंदर बेसिकली ये देखें, ये इनकी कंडीशंस में आपको ICU में भेजना पड़ेगा, ठीक है, वेंटिलेटरी सपोर्ट हो वैसे वो, और अभी प्रॉपरली वो रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, ठीक है, ट्रीटमेंट को,
अगर वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा और उसकी कंडीशन PFR इम्प्रूव कर रहा होगा, उसकी वाइटल्स इम्प्रूव कर रहे होंगे, उसकी हार्ट रेट इम्प्रूव कर रहा होगा, उसकी सैचुरेशन इम्प्रूव कर रही होगी, ठीक है, तो फिर आप उसको वार्ड में एडमिट कर सकते हैं या इवन आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये उस जमाने में ना वहां से पढ़ा था पॉल मरीनो से, वो है बेसिकली वही, सिर्फ ये है कि ये 2019 की गाइडलाइंस है, वो 2003 की गाइडलाइंस थी। ये जो इसमें लिखा हुआ है वही ब्रिटिश सोसाइटी, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये क्राइटेरिया, ये वही चीज़ है, इसको जरा खूबसूरत करके बना दिया इन्होंने। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन: इंक्रीज β2 agonist by giving 1 puff every 30 to 60 सेकेंड अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स अप टू मैक्सिमम 10 puff। और ये ठीक है, उसके बाद ये बच्चों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, नेबुलाइजेशन है, ठीक है ना, आपने कांस्टेंट नेबुलाइजेशन करनी है। बच्चों के अंदर मुझे बताएं कि β2 एगोनिस्ट ज्यादा फर्स्ट चॉइस होगी या एप्राट्रोपिन? बच्चों के अंदर एप्राट्रोपियम शुड बी दैट, मतलब सर मुझे नहीं पता, लेकिन देखें इन्होंने ये देखें, ये एजेड 1 ईयर एंड ओवर, जो 1 ईयर से कम के बच्चे हैं ना, उनके अंदर जो है ना वो एप्राट्रोपियम हो, ठीक है। जो 1 ईयर से ज्यादा है उनके अंदर β2 एगोनिस्ट, क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स नहीं होते ना डेवलप, तो उनके अंदर दैट विल बी डिजाइन को भी सर कम करती है एप्राट्रोपिन। जी सॉरी सर एक चीज मैं भूल गया था, सर एक चीज मैं भूल गया था, एड्रेनलिन भी दे सकते हैं सर, दैट इज एड्रेनलिन दे सकते हैं सर। हाँ देखें, असल में देखें, मेरी बात सुने, वो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के अंदर ये सारी चीजें देखें, इवन इन्होंने, आप ये देखें, ये भी लिखा हुआ है। अब आपको ये हम लोगों ने, मैंने नहीं कभी किया, लेकिन ये देखें, ये भी लिखा हुआ है, ये पढ़ लें क्या लिखा है। कंसिडर एलिटेशन ऑफ अ सिंगल बोलस डोज ऑफ IV सैल्बुटामोल 15 microgram per kg over 10 minutes in a severe asthmatic attack where the patient has not responded to initial inhaled therapy, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी डिटेल पढ़ना चाहते हैं। इसी तरह एंडलेस है ये हमारे लिए, एक्चुअली तो ये हमारे लिए नहीं है ना, हमें तो इसकी बेसिक्स आनी चाहिए, लेकिन ये तो पूरी डिटेल तो उन्होंने उसके लिए लिखा हुआ है, ये पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए या इमरजेंसी केयर फिजिशियंस के लिए ये है। या आप अगर नजर मारना चाहते हैं ये मार लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सर हमारे लिए मेरे ख्याल से सर हमारे लिए मेरे ख्याल से वही इंपॉर्टेंट होगा, जो मेजर जो ड्रग्स देते हैं बस वही काफी होगा। सर ये कौन बोल रहा है सर ये कौन बोल रहा है? ये नासिर है। ओ वेलकम नासिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये ब्रिटिश गाइडलाइंस हैं, ये एस्थमा के फोल्डर में मौजूद है, ठीक है। तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने ऑक्सीजन दिया, आपने उसका रिस्पॉन्सिवनेस, आपने उसकी सिवियरिटी को पहले क्वांटिफाई किया, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, फिर आपने सिवियरिटी को देखा और फिर आपने उसको अकॉर्डिंगली देखा, उसका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट से नेबुलाइजेशन विद इप्राट्रोपियम, नेबुलाइजेशन विद β2 एगोनिस्ट, इनको आपने कांस्टेंट करना है, ऑल्टरनेटिव करना है, आपने स्टीरॉइड्स भी दे देने हैं। अगर आपको इन्फेक्शन का एलिमेंट है तो आप उसमें एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। यूजुअली एस्थमा के अंदर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, आप बेड साइड एक्सरे करवा लें, आप ABGs करवा लें और आप उसमें फिर उसको रिपीट करेंगे, आप उसको दोबारा से एवेल्युएशन करेंगे और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इसका जो ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं इनके एस्थमा के मैनेजमेंट में? सर ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या सर ट्रीटमेंट? बेसिकली दो तरह की होती है ना, एक एक्यूट अटैक में, एक्यूट अटैक वाली तो हमने बात कर ली, β2 एगोनिस्ट है और ये एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। और जो उसके अलावा जो उसके और साथ स्टीरॉयड है, और जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस के लिए क्या है? मेंटेनेंस के लिए आपकी मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ठीक है। उसके बाद आपकी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है और आपकी लॉन्ग एक्टिंग β2 एगोनिस्ट विद स्टीरॉइड्स। सर इसका नाम है सल्मेट्रॉल, ये आता है एमसीक्यूज में आता है सल्मेट्रॉल के नाम से। मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी तो देते हैं, क्रोमोलाइन सोडियम। मैंने अभी बोला, आपने नहीं सुना? मैंने मास्ट सेल स्टेबलाइजर अभी तो बोला। सॉरी सर, वो नेट मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, और इसके साथ साथ अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, क्योंकि इसके अंदर बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा पेशेंट कैन डेवलप, इसमें क्या क्या जो एस्थमा की ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो उनमें इमीडिएटली क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं? सर एरिथमिया डेवलप हो सकती हैं सर, और
और अरिथमिया, हाइपोकैलिमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया जो है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का हाइपरग्लाइसीमिया होगा सर, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और इसके अलावा एसिडोसिस, एसिडोसिस कैसे होगा? कर लिया सर नहीं नहीं सर, नहीं एसिडोसिस वो देखो, पोटेशियम सर, अल्कोलोसिस होगा, अल्कोलोसिस होगा, अल्कोलोसिस होगा ना, तो एसिडोसिस नहीं होगा। ये फेलियर के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको मतलब बेसिकली एक आप ऐसी दवाइयां दे रहे हैं जो हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, तो एमआई हो सकता है, ये इस्कीमिया हो सकता है, इस्कीमिक इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी ये है कि देखें, इसके साथ ये कह लें कि साथ अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो आपने उस कोमॉर्बिडिटी को ट्रीट करना है। और हो सकता है कि एस्थमा इज पार्ट ऑफ सीओपीडी, ठीक है। तो जो सीओपीडी, बाकी सर अगर मैग्नीशियम देंगे तो मैग्नीशियम की अपनी टॉक्सिसिटी है, वो भी हो सकता आपने है। मैग्नीशियम के रेफरेंस से आपने मैग्नीशियम की बात कर लेनी है। आप लाइडोकेन भी देते हैं, आप इसके अंदर जो जो आपने थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन ट्रेडिशनली दी जाती थी, उसका अमाइनोफाइलिन का एक तो ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट होता है, एक और इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? एरिथमिया ना कह देना, वो पल्मोनरी वेसोडाइलेशन, एरिथमिया। नहीं नहीं नहीं, जो एक इसका पल्मोनरी asthma है, वेसोडाइलेशन, नहीं, वो डायफ्राम को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। ये डायफ्राम को स्टिमुलेट सर वो करती है। डॉक्साप्राम देते हैं, वो तो आप कह रहे हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए? डॉक्साप्रैम नहीं, मैं अमाइनोफाइलिन की बात कर रहा हूँ। अमाइनोफाइलिन से क्या डायफ्राम को क्या करती है? डायफ्राम को स्टिमुलेट करती है। ये पहले सीओपीडी के पेशेंट्स को दी जाती थी रिपोप्रावेरा के नाम से। ये नासिर भाई, ये इसका जो इफेक्ट्स है ना, ये है इसके हाइपोकलीमिक है, टिकी अरिथमियाज हैं और ट्रेमर्स हैं सर, ये जो इसके, और इसके अलावा स्टेरॉइड्स के अलग इफेक्ट्स होंगे, जिसमें सप्रेशन ऑफ एडिनोकोर्टिकल सप्रेशन होगी और इम्यूनोसप्रेसिव्स होंगे, और इसके अलावा डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के भी चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड अगर आप दे रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो है ना सर, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, मे बी सीओपीडी कैन एग्जिस्ट, और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं व्हाट इज सीओपीडी। अच्छा ये एक मिनट, नुसरत सीओपीडी क्या होता है? सर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर फ्लो। ओके। और सर इनमें जो है, तो सर आगे कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं? What is COPD? I don't know what you have to tell. You tell me. What is COPD? If somebody is asking you what is COPD, what will you answer? Will you ask? सर इसमें it is the obstruction to the airflow. ठीक है, in this forced expiratory volume decrease हो जाता है, forced vital capacity increase हो जाती है, functional residual capacity increase हो जाती है। देखें ये तो आप उसके फीचर्स बताने शुरू कर दें, ये COPD है। It's a chronic, sir, it is a chronic obstructive inflammatory partially reversible due to increase in the inflammatory mediator causing bronchoconstriction, bronchospasm, hypersecretion or hypertrophy of the goblet cell, which causes mucus secretion plugging, will further lead to ventilation perfusion mismatch and CO2 retention. हाँ जी, और इसकी सर मैं बता दूं, सर ये तो एस्मा की डेफिनेशन है, ये तो पता है, मैंने बता दिया। नहीं सही बताया इसने, बिल्कुल सही बताया है। इसके नहीं बड़ा बेहतरीन बताया नासिर। मजीद इसमें ऐड ये कर लें कि इट इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ abnormal dilatation of elastic because of destruction of elastic tissue, ठीक है, leading to permanent dilatation in the form that is in emphysema, and or like in the form predominantly in the form of chronic inflammation, bronchitis, जी सर, bronchitis, cough, sputum production and chronic bronchitis, ठीक है ना? जबरदस्त, बिल्कुल सर। इसे दो लफ्ज लाजी इस्तेमाल करने हैं इसमें, एक तो persistent airway flow limitation, और ये यूजुअली प्रोग्रेसिव chronic inflammatory disease, और एयर फ्लो लिमिटेशन, और नॉट फुली रिवर्सिबल, यही तो फर्क है, रिवर्सिबिलिटी का ही तो फर्क है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यूजुअली आप इसको डिफाइन करते हैं एम्फाइसीमा को और ब्रोंकाइटिस को अलग अलग, लेकिन एक्चुअली देयर इज नो पेशेंट के जिसमें सिर्फ एम्फाइसीमा हो और सिर्फ उसके अंदर ब्रोंकाइटिस हो, दोनों के एलिमेंट होते हैं।
किसी में एक ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, किसी में एक ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। इसमें यूजुअली इटियोलॉजी स्मोकर्स होती है, और अगर वो अगर ब्रोंक जो हो एम्फाइसीमा हो तो उसके अंदर कौन सी हो सकती है, कौन सी हो सकती है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी सर। एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एक कॉन्जेनाइटल होता है, एक एक्वायर्ड होता है। कॉन्जेनाइटल जो होता है उसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होता है। एक्वायर्ड जो होता है स्मोकिंग की वजह से, वो भी सर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को बेसिकली कम करता है और इलास्टेस एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। जी सिर्फ एक सेंट्रल लिगुलर होता है, एक पेन लिगुलर होता है। जी जी बिल्कुल। अब आप उसकी डिटेल में जितना मर्जी चले जाएं, लेकिन बेसिकली ये है। फिर व्हाट इज पिंक पफर, व्हाट इज ब्लू ब्लोटर, इन दोनों में क्या फर्क होता है? ये सर आप क्रॉनिक जी नासिर भाई बताएं। नहीं बताएं आपकी आवाज बहुत। अच्छा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट जो है ना सर, वो क्रॉनिक ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेमेशन की वजह, म्यूकस प्लस की वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है, CO2 रिटेंशन होता है, फिर फर्दर लीड टू परमानेंट हाइपरटेंशन होता है, राइट हार्ट फेलियर होता है। तो तभी सर ये लोग जो होते हैं ब्लू बॉटर्स होते हैं, साइनोटिक होते हैं। पिंक पफर्स के अंदर ये होते हैं कि सर इनके अंदर जो होते हैं जो एक तो एल्वोलाई की जो इनका बेसिकली डिफ्यूजन का डिफेक्ट होता है। एक तो ये, दूसरी बात साथ ही में सर पिंक पफर्स इसलिए कि सर उनका उस एरिया का कार्डियक आउटपुट भी कम होता है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कम आ जाता है, तो इसलिए सर वो मेंटेन रहता है ब्लड फ्लो, मतलब बेसिकली वेंटिलेशन परफ्यूजन नॉर्मलाइज रहती है, तभी पिंक पफर होता है। ये थोड़ा सा आप सही नहीं बताया, इतना अच्छा आती है, किसमें इम्प्रूव करें जरा। सर ये जो पिंक पफर होते हैं वो सर एम्फीज़िमा में पाए जाते हैं। एज उनकी मोर देन 50 होती है और 3 लोग होते हैं, और पेशेंट जो ना अनकंफर्टेबल होते हैं, हमेशा एक्सेसरी मसल को यूज करते होते हैं, ब्रीदिंग साउंड उसकी रिड्यूस होती हैं, फिर उनकाई नहीं होता। अगर आप PO2 उसकी चेक कर लें तो वो भी कम होगा, और नॉर्मल या थोड़ा सा कम स्लाइटली कम होगा। PaCO2 भी चेक कर लें, वो भी नॉर्मल या थोड़ा कम होगा। चेस्ट एक्सरे पे हाइपरइन्फ्लेशन मिलेगा विद फ्लैटेंड डायफ्राम, और TL डिक्रीज इंक्रीज होगा। सर पूछ रहे हैं इनको पिंक पफर्स क्यों कहते हैं? ये पिंक पफर इसलिए कहते होते हैं कि ये पर्सपिरेशन ऑफ लिप्स करते हैं ना सर इनके अंदर यही होता है कि बेसिकली सर हमारे उसमें ये होता है कि एल्वोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूजन का डिफेक्ट होता है आपके जो वो, तभी उसकी वहां एक तो ये डिफेक्ट होता है। सेकेंडली वहां पे सर जो आपके स्मॉल वेसल्स होते हैं ना, वो भी इरोड हो जाते हैं, तभी ब्लड फ्लो भी सर वहां पे डिक्रीज कम आता है। तो साथ में वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच इतना नहीं होता, तभी सर वो मेंटेन रहता है, तभी वो पिंक पफर्स रहते हैं। अब ये ना सिर्फ ब्लू ब्लॉटर के बारे में बता दें, शायद दोनों क्लियर हो जाए। ब्लू ब्लॉटर्स के बारे में बताएं। ब्लू बॉटर्स के अंदर ये होता है कि वही इसका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, म्यूकस प्लग एक्यूमुलेशन होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है, CO2 रिटेंशन होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन होता है, राइट हार्ट फेलियर होता है। तो ये पेशेंट ज्यादातर साइनोटिक होते हैं, तो इसलिए ब्लू कलर पूरा साइनोसिस की वजह से इनको कहते हैं ब्लू बॉटर्स। ब्लू बॉटर्स का मतलब है सूजा हुआ, ये लोग सूजे हुए होते हैं, और पफर जो होते हैं वो थिन लीन होते हैं। वो असल में लिप्स को, असल में वो एल्वोलाई जो होते हैं वो कोलैप्सिंग कैपेबिलिटी और ओपनिंग का वो उसमें इतना रहता नहीं है, वो लिप्स के थ्रू उसको परस्यू करके स्टॉप करने की कोशिश करता है ताकि वो कोलैप्स ना हो, मतलब वो मतलब ज्यादा एल्वोलाई ओपन ना रह जाए, वो एक पॉइंट आगे वो स्टॉप हो जाए। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो स्मोकिंग से रिलेशन में ज्यादा कौन सा होता है, पिंक पफर या ब्लू ब्लोटर? पिंक पफर सर, पिंक पफर। नहीं सर सबसे खतरनाक तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, और स्मोकिंग से सर मेरे ख्याल से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ही होता है सर। नहीं, स्मोकिंग से आपका वो होता है सर जी, आपका पिंक पफर ही हो। पिंक पफर होता तो है, लेकिन सर कह रहे हैं कि दोनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन बता दिया ना, पिंक पफर है सर। मैंने तस्वीर भी शेयर की है खूबसूरत सी, किसी को अगर जो है ना वो पसंद आए। इसमें सर ये है कि जो ब्लू ब्लॉटर, और इसमें फ़र्क ये है कि सर जो आपका ब्लू ब्लॉटर जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन को इनसेंसिटिव हो जाता है, और जो दूसरा है सर आपका जो पिंक पफर है, ये इनसेंसिटिव नहीं होता सर, ये हाइपर वेंटिलेशन करता रहता है। अच्छा, अल्टीमेटली मुझे बताइए कि इसके अंदर अल्टीमेटली COPD का एलिमेंट जो भी हो, ब्लू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा,
अल्टीमेटली इसके अंदर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर बिकॉज ऑफ साइनोसिस में ना पेरिफेरल एडिमा भी होता है सर। और इस सर पिंक पफर्स का मैंने जो आपको बताया वो बिल्कुल सही बताया, इसी तरह होता है सर। वो कार्डिक, क्योंकि सर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाते हैं, वो सारा वहां पे जो वेस्कुलेचर है वो भी डैमेज हो जाता है। तो बेसिकली तभी इसकी वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच इतना नहीं होता, तभी वो पिंक रह जाते हैं। जी सॉरी, जो राइट हार्ट हाइपरट्रॉफी है ना, वो नॉट ड्यू टू फाइब्रोसिस, वो ड्यू टू जो वाल्वुलाई होती है ना, वो फुली डिस्टेंडेड होती है, जिस वजह से जो पुल्मोनरी कैपिलरीज है ना, वो उन पे प्रेशर आता है, तो इस वजह से जो है ना, वो उनको राइट हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिस वजह से उसकी हाइपरट्रॉफी होती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो सीओपीडी के ट्रीटमेंट में इन एडिशन टू जो हमने दवाइयों का जिक्र कर लिया है, उसके अलावा और कौन सी एक्स्ट्रा दवाइयाँ होती हैं जो पेशेंट ले रहे होते हैं? स्टीरॉयड और वो सारी बातें तो हमने कर ली थी, इसके अलावा और कौन सी मेडिसिन ये पेशेंट ले रहे होंगे? सर मैग्नीशियम दे रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, वो तो बता दिया, और सेल्बुटामॉल होता है। अगर राइट हार्ट फेलियर डेवलप कर लिया तो डायूरेटिक्स ले सकते हैं पेशेंट। डायबिटीज, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, वेज़ोडायलेटर्स, ठीक है, वेज़ोडायलेटर्स और डायूरेटिक्स। बेसिकली हार्ट फेलियर का आपने ट्रीटमेंट देना हो सकता है। इनके एट्रियल फिब्रिलेशन भी डेवलप होती है, इनके अंदर जो है वो एरिथमियाज भी हो सकते हैं, ठीक है। और तो इसके अंदर आपने डाइजॉक्सिन भी उनको हार्ट फेलियर के लिए दी जा सकती है, ठीक है। और अच्छा, अब क्वेश्चन जो कॉमन पूछा जाएगा कि आपने एक पेशेंट है, ये कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक पेशेंट है, उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे फॉर सर्जरी? सर नॉर्मल सर्जरी, इमरजेंसी? जी सर, ये सबसे पहले इसकी आपने ट्रीट विद द एंटीबायोटिक, और दूसरा सर आपने स्मोकिंग स्टॉप करानी है, तीसरा आपने नेबुलाइजेशन वगैरह से इसने रेगुलर करवाना है आपने, और इसको जो है आपने बैक टू बैक चेस्ट फिजियो होता है सर, स्पायरोमेट्री करवाना है, इसका जो इन्फेक्शन करवानी है बस। पोस्टरल इन्फेक्शन पहुंचा है उसको सर ट्रीट करना है। सेंटिव स्पायरोमेट्री, इस एक्यूट जो है ना वो स्टीरॉइड्स का कोर्स, एंटीबायोटिक्स, ट्रीट कार्डियक फेलियर, ठीक। ये सारी चीजों को आप इसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो यानी कि बेसिकली आपका पर्पस है कि आप रिवर्सिबल कंपोनेंट को आप ट्रीट करें। रिवर्सिबल कंपोनेंट को आपने ट्रीट किया और आपने जो है वो उसको, अच्छा अब मुझे बताएं कि इस पेशेंट के अलावा सर इम्यूनोग्लोटिक एजेंट भी दे सकते हैं, NS+16 जो है। हाँ जी, N-acetylcysteine देते हैं उसके म्यूकस की थिकनेस को कम करने का, और फिर आप उसको जो है वो, और निमोकोकल वैक्सीन भी लगा सकते हैं, कोविड वैक्सीन भी लगा सकते हैं, ये सारी चीजें करनी है सर आजकल। स्मोकिंग का, अच्छा इसके अंदर एक क्वेश्चन और वो पूछ सकते हैं, हाउ विल यू इवैल्यूएट द सिवियरिटी ऑफ सीओपीडी? तो वो है वही चीज, लेकिन आप यहाँ पे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के रेफरेंस से बोल दें, गोल्ड क्लासिफिकेशन होती है। गोल्ड सर, अगर मैं बोलूं सर गोल्ड 1 और गोल्ड 4 तक, यार छोड़ दें, चले बोल दें, ये तो रट्टा मार का है, ये बोल दें। अच्छा, गोल्ड 1 में होगा, अगर गोल्ड 1 का मतलब माइल्ड, अगर इसमें मोर देन FE1 जो है ना मोर देन 80% है प्रिडिक्टेड जो है। गोल्ड 2 में मॉडरेट है, 2 यानी मॉडरेट, तो 50 to 79% यानी 80 या 50 to 80 कर लें। गोल्ड 3 में आपका सेवियर कहें 30 to 50 है, और गोल्ड 4 में आपका वेरी सेवियर, जिसमें आपका लेस देन 30% प्रिडिक्टेड है। और दूसरी चीज आपने FE1 FVC रेशियो भी आप बता दें, ठीक है। FE1 ओवर FVC रेशियो जो है वो कम होती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव फट आज तक थके हुए लग रहे हैं सर आज जी। हाँ यार, लग रहे हैं। हाँ, थक क्यों मेरी ऑन कॉल ड्यूटी भी थी, तो मैंने कहा चले अब ये आज
है टाइम तो कर ले। लेकिन बहरहाल ये बेसिकली आपने इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर ली, आपने उसको स्ट्रेटिफाई कर लिया, आपने कफ को मतलब बेसिकली इसके ना आपने रिवर्सिबल कंपोनेंट्स को देख लिया। अच्छा, अब इसमें और कौन सी इन्वेस्टिगेशंस क्या बता देंगे आप? बाकी सारी तो बातें हम कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में सर हम करेंगे ब्लड सीपी कराएंगे सर, टू लुक फॉर एनी इन्फेक्शन, टू लुक फॉर एनीमिया, टू लुक फॉर एनी ऑर्गन डिसफंक्शन। और हम आप फंस गए ना इनमें एनीमिया सर पॉलीसाइथेमिया देखेंगे, एनीमिया देखेंगे जी, इसके अंदर एनीमिया भी देखेंगे, पॉलीसाइथेमिया भी देखेंगे, इन्फेक्शन देखेंगे, न्यूट्रोपिनिया देखेंगे, डब्ल्यूबीसी भी देखेंगे। अच्छा, पॉलीसाइथेमिया एचिनोफिल्स भी देखेंगे सर। पॉलीसाइथेमिया अगर है तो पॉलीसाइथेमिया का क्या एनेस्थीसिया की रेलेवेंस है? स्ट्रोक हो सकता है सर। सर हेमेटोक्रेट ज्यादा होगी ना, रिस्क फैक्टर फॉर एम्बोलिज्म, ठीक है, इंक्रीज विस्कोसिटी हो गई है तो आपको है, तो इसलिए आप इसमें पेशेंट को डिहाइड्रेटेड भी नहीं होने देना, क्योंकि ये पेशेंट डायूरेटिक्स ले रहे होते हैं, तो डायूरेटिक्स की वजह से वो वॉल्यूम भी हो सकते हैं। आपने उनको एनेस्थीसिया दिया, उनका हेमेटोक्रेट ज्यादा है तो उसकी वजह से उनको स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिपोक्सीमिया, इसकी वजह से पॉलीसाइथेमिया होता है। सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया, हेमेटोक्रेट हो गया, और इन्फेक्टिव वो एलर्जिक एलिमेंट को देखने के लिए वो है, सीओपीडी में इतना ज्यादा नहीं है एओसिनोफिल का, लेकिन जो है वो उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है ना ईसीजी में क्या फाइंडिंग होती है? सर ईसीजी में इस्केमिक चेंजेस हो सकती हैं, ईसीजी में राइट हार्ट फेलियर और हाइपरट्रॉफी हो सकती है, पल्मोनल हो सकती है। मेरी बात सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो पहले बताते हैं, ठीक है। इसके अंदर राइट हार्ट स्ट्रेन का पैटर्न, राइट हार्ट हाइपरट्रॉफी, हाँ, राइट हार्ट स्ट्रेन पैटर्न, ठीक है। और ठीक है, तो उसके बाद एक्सरे होता है सर। अच्छा, एक्सरे में क्या फाइंडिंग होगी? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग होंगे सर, और सर फ्लैटेंड डायफ्राम हो सकता है, और अब देख लो, ये इतनी सर खपा के एक्सरे बताया वो आप इतनी स्लोली ट्यूबुलर हार्ट, फ्लैट डायफ्राम, हाइपरइन्फ्लेटेड लंग, नंबर ऑफ रिब्स ज्यादा अपेयर होंगे, इंटरकोस्टल जो है वो स्पेस वाइडन का होगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर उसके अंदर एम्फाइसीमिया का एलिमेंट ज्यादा है तो हाइपर इन्फ्लेटेड बुला मिलेंगे सर, बुलेस मिलेंगे, नजर आएंगे। ये जो है कंजेस्टेड एक्सरे है, ठीक है, ये इसके अंदर जो नजर आ रहा है एक्सरे हमारा कंजेस्टेड है, ये एक्सरे ये सीओपीडी के पेशेंट का है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये होनी चाहिए, ये देखिए, ये एक्सरे का ये इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे लिखा है ABCDEFGH, नजर मार लें इसके, ट्रेकिया मिडलाइन, नो ऑब्वियस बोनी डिफेक्ट्स, कार्डिक सिलो, हेड शैडोज, ट्यूबुलर इन शेप, डायफ्राम कंटूर। सर ये सिप्रियन है ना सर? सर ये सिप्रियन है ना? जी, स्ट्रक्चरल ओरल एग्जामिनेशन है। अच्छा, ये प्लीज माइक म्यूट करें, नुसरत, बहुत अब शोर हो रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। और इसमें कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स आपने देख लिए, लंग फील्ड, ये ABCDEF ये आप देख लें, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत आसान है, ये इसके अंदर, ये मैं पहले ढूंढ रहा था कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था, तो ये है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये देखें, FE1 और PFR रेशियो लेस देन 50% है इसके अंदर, ठीक है। और ECG में देख रहा था, इसके अंदर ECG इन्होंने नहीं दी हुई इस पेशेंट में। ECG में क्या फाइंडिंग्स होंगी, अभी हमने क्या बताया था? सर राइट हार्ट स्ट्रेन होगा, राइट हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, और इसके अलावा जो है सर आपका पल्मोनल हो सकती है। अच्छा, देखें इसके अंदर जो इन्होंने इस केस के अंदर देखें ना, हेमाटोक्रिट कितना दिया हुआ है, 0.52, हीमोग्लोबिन 16, 15.1, ठीक है। अच्छा, ये ABG, ये उसकी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है, ठीक है, ठीक है। ये एक्सरे हो गया, ठीक है।
असल में आप लोग अगर ये किताबें पढ़े ना तो आपको लगेगा कि यार ये जिंदगी कितनी आसान है, इतनी आसान। इससे अच्छी कोई किताब ही नहीं है, इससे इससे अच्छी कोई किताब ही नहीं है। तो ये मुझे ये नहीं समझ आता कि ये मेरे हमारे जो जूनियर्स हैं इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। ये हमारे जो लोग हैं वो इतनी गंदी इतनी घटिया किताबें पढ़ते हैं जिनसे समझ ही कुछ नहीं आता। यार फायदा क्या है एट द एंड ऑफ द डे। देखें अब आप लोग जब वाइवा दे रहे हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप ये छोटी मोटी चीज़ों से फेल नहीं होता। अगर आप नियर फेटल एस्थमा के बजाय लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा सिर्फ बता देंगे तो आपको कोई फेल नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये आपका लॉन्ग केस भी यही है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट सजेस्टिंग एम्फाइसीमा, बैरल शेप चेस्ट, इंक्रीज एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये कल हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में देखा था ना, तो इसके अंदर वही आपकी रिसेशन हो रही होती है, ट्रेकियल टग है, सुप्रा क्लेविकुलर रिसेशन हो रही होती है, आगे की तरफ झुक के बच्चे ये पेशेंट बैठे होते हैं, स्कैपुला को उन्होंने फिक्स किया हुआ होता है, और वो जो पिंग पफ जो होते हैं वो आप लिप को पर्स करके अंदर वो ऑटो पीप जनरेट करते हैं ताकि उनके एल्वुलाई कोलैप्स ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो होती है, ठीक है। और फेलियर के रेफरेंस से आपका पेरिफेरल एडिमा, रेज जेवीपी, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, वही जो मैंने आपको बताया था ना कि आपने कार्डियोवैस्कुलर उसकी रिजर्व देखने के लिए आपने ईसीजी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट और उसके बाद आपका कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन इसमें एबीजी से आपको उसका गैसेस एक्सचेंज पता चल जाएगा, उसके लिए मजीद आप ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा था उस वक्त स्मोकिंग सेसेशन, इन्फेक्शन को ट्रीट किया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो ब्रोंकोस्पैज्म को रिलीफ किया, स्टीरॉइड आपने दिया, ये देखें 30 to 40 मिलीग्राम। वैसे सर अगर देखा जाए एग्जाम में इससे बाहर तो कुछ आता नहीं है इस बुक्स के अलावा। ठीक है यार, ये बात लेकिन समझ नहीं आती ना। अगर कोई ये कहे कि यार आप ये किताबें पढ़ें, मैं आपको ये कहूँ कि ये रिटर्न के लिए किताबें पढ़ा करें। जो एमसी अभी जो लोग जूनियर्स हैं वो ये पढ़ लें किताबें, उनसे ज्यादा किसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप पहले ये किताब पढ़ के आप अपनी मनहूस मॉर्गन पढ़ लें, आपको मॉर्गन भी समझ आ जाएगी। सर वैसे आपस की बात है, वी आर मच कंफर्टेबल, लेकिन ये कि सर ये पाकिस्तानी जो इवन रिटर्न के अंदर और उसके अंदर ना अजीब चीजें डालते हैं जो देखें मेरी एक बात सुने, अल्लाह पे तवक्कल जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सही होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक है ना, आप यकीन करें अभी भी आप खोल के बैठ के देख लेंगे ना, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ठीक है ना तो एमसीक्यूज भी ठीक हो जाएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, अब तो एमसीक्यू लगा दिया तो उसने और भी मुश्किल में डाल दिया। अच्छा, अब 2-3 एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट रह गए, वो कवर कर लेंगे। क्या जो सीओपीडी का पेशेंट होता है अगर उसको रीजनल में कराना चाहें तो क्या कंसर्न होंगे? स्पाइनल क्या सेफ है? बिल्कुल सर वो भी रिस्क वर्सेस बेनिफिट होता है, टाइप ऑफ सर्जरी होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू द सर्जरी वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सर अगर हम रीजनल का ये है कि हाई स्पाइनल हो सकता है, उससे इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो और वीक हो जाएंगे। सिर्फ हाई स्पाइनल होगा तो होगा, या आपने नॉर्मल उसको स्पाइनल लगाया है T4 तक के लेवल का तब भी? सर ये स्पाइनल न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया इज सेफ इन सीओपीडी पेशेंट्स के अंदर। आपने बस ये ख्याल करना है कि लेवल ऑफ द ब्लॉक शुड बी नॉट मोर देन जिसमें आपके इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह की वो आ जाए। इंटरकोस्टल मसल तो आप क्या T12 तक, सिर्फ आप T12 तक आपने ये बोलना जरूर है, उसमें ये बोलना है कि वो पेशेंट्स के जो एक्सेसरी मसल्स पे डिपेंडेंट हैं और दे आर अनेबल टू लाई फ्लैट, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा सर एपिड्यूरल का बताएं इसमें। सर एपिड्यूरल से आप लेवल को प्रिडिक्ट ज्यादा कर सकते हैं, आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बात समझने की कोशिश करें, ये हराम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, लेकिन पेरिफेरल नर्व ब्लॉक इज बेटर, क्योंकि पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में ऐसा ब्लॉक जिसमें न्यूमोथोरैक्स नहीं हो रहा ना, सुप्राक्लेविकुलर प्रॉब्लम है, इंटरस्केलेनी प्रॉब्लम है, इंफ्राक्लेविकुलर प्रॉब्लम है, एक्सिलरी सेफ है, क्योंकि इसके अंदर आप या उसकी कोराकॉइड अप्रोच, ऐसी अप्रोच के जिसके अंदर आप लंग से दूर है, यानी कि बेसिकली न्यूमोथोरैक्स या फ्रेनिक नर्व की फ्रेनिक नर्व जहां पे इन्वॉल्व हो रही है ना, वो ब्लॉक सही नहीं है, ठीक है। लोअर लिम्ब के जो ब्लॉक्स हैं वो आप लगा सकते हैं सेफली, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। और स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में ना
सर इसमें ना एक और चीज़ है, अगर आप पेशेंट कंट्रोल एनालिसिस देते हैं उसमें NSAIDs जो है ना आपने COX-2 अवॉइड कर लें। वो मैं NSAID बोलना मैं ऑल टुगेदर भूल गया हूँ। एस्पिरिन से भी अस्थमा होता है, वो आई मिस्ड इट एट दैट टाइम, ठीक है। तो वो आपने NSAID से भी एस्पिरिन दोनों से सर। NSAID एस्पिरिन एक ही चीज है यार, NSAID ही होता है एस्पिरिन। जी सर, जी सर। तो मतलब सर बेसिकली लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड्स भी सीओपीडी में अवॉइड करते हैं। जी, लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड्स भी सीओपीडी में अवॉइड करते हैं, क्योंकि वजह क्या होती है? पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का रिस्क होता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं, उसको भी आगे ज्यादा डिफाइन करें। सर हाइपोक्सिक जो ड्राइव होती है, इसमें दे सकते हैं अंडर दी मॉनिटरिंग कंडीशंस, आप आराम दे सकते हैं मॉनिटरिंग कंडीशन और डिले रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की भी बात है, और दूसरी बात ये कि जो रिफ्लेक्सेस है ना, वो पहले ही काम इतने अच्छे नहीं कर रहे, तो ये और मजीद उसको डिप्रेस कर देगा ना। जो हाइपोक्सिक और हाइपरकार्बिक रिस्पांस होता है वो इनके अंदर वैसे ही कम है, ठीक है, तो ये उसको मजीद ब्लंट करेगा, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो आपने बेसिकली एपिड्यूरल स्पाइनल किसी ने जिक्र नहीं किया सर इसका CPAP का, BiPAP का। नहीं, अभी वो मैं GA पे आ रहा हूँ। स्पाइनल की बात हो गई है, एपिड्यूरल की बात हो गई है, दूसरे आपका इसका लिंक होगा। जब भी आप स्पाइनल एपिड्यूरल की बात करें या ब्लॉक्स की बात करें तो एंटीकोगुलेंट्स का जिक्र कर दें। ये पेशेंट हाई रिस्क फॉर एम्बोलिज्म भी होते हैं, तो अगर इनमें दे रहे हैं या हार्ट फेलियर है या एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये बात हो गई। अब आप आ जाए GA पे। इन पेशेंट के अंदर आपने जनरल एनेस्थीसिया देना है, तो आपके पास क्या क्या आपने पहले से बातें करनी है। आपने ऑप्टिमाइज कर लिया, आपने देख लिया कि कहीं प्री ऑपरेटिवली जो है वो डिपेंडेंट तो नहीं है CPAP BiPAP पे। उसकी बात ये कि आपने उसका प्री ऑपरेटिव रेस्टिंग आपने उसका ABG देख करवा ली, जिससे आपको ये पता लग गया कि भाई इसका CO2 नॉर्मली इतना रहता है और इसका PO2 नॉर्मली इतनी रहती है, ठीक है। आपने उसको कोशिश करना है कि आप जो ऑप्टिमाइज कंडीशन में जो उसकी कंडीशन आ रही है ना, आप उसके करीब करीब रहें, ठीक है। आप उसको उससे ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश ना करें। आपने उसको अगर CO2 को कम कर दिया तो भी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव एपनिया में हो जाएगा, पेशेंट अवेक नहीं होगा। और अगर आपने उसको ज़्यादा ऑक्सीजन दी है तो वो जो है ना वो उसकी हाइपोक्सिक ड्राइव पे चल रहा है, वो हाइपोक्सिक ड्राइव उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो वेंटिलेटरी सेटिंग है वो क्या करते हैं? वेंटिलेटरी सेटिंग लंग प्रोटेक्टिव सर लो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम सर मैं बता दूं, लो रेस्पिरेटरी रेट रखते हैं, पीप देते हैं सर, एयरवे प्रेशर डिक्रीज रखते हैं। एक्सपिरेटरी टाइम सर ज्यादा रखते हैं। सर पीप नहीं देते सर, पीप ऑटोमाइज नहीं पीप देते, देते होते हैं। और अगर आप पीप बोला होता है तो ऑटो पीप 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक आप कोशिश करते हैं, 5 to 10 सेंटीमीटर वाटर का पीप देते हैं। मुझे पता था कि ये भी झगड़ा शुरू होगा पीप के बारे में। वो तो नॉर्मली हर पेशेंट में देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मुझे बताइए, एक सेकंड ये जरा पढ़ ले प्लीज। ये जो राइट साइड पे है ना, इसको पढ़े जरा। सर किधर? इंट्रिंसिक पीप के बारे में बात कर रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? एक मिनट। एयर फ्लो लीड टू ब्रेस्ट टैकिंग इंटरप्टिंग एलिवेशन पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये कह रहे ब्रेथ हैं स्टैकिंग बेसिकली नहीं होने देनी चाहिए सर, बिकॉज़ ऑफ एयरवे नारिंग रिजल्ट्स। इसमें परमिसिव हाइपरकैप्निया रखते हैं सर, और रेस्पिरेटरी लो रेस्पिरेटरी रेट रखते हैं, और आपका जो इंस्पिरेटरी टू एक्सपिरेटरी रेट जो है ना, वो आप एक्सपिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं 1:3, 1:4, 1:4 तक भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम एक्सपिरेशन टाइम को ज़्यादा टाइम मिले और आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता रहे। और साथ ये बताएं कि आप टाइडल वॉल्यूम पे क्या करेंगे फिर? टाइडल वॉल्यूम सर टाइडल वॉल्यूम हम सर 6 तक रखते हैं सर, 6 तक लो ml per kg के हिसाब से सर। कम तो नहीं करना ना?
नहीं, कम नहीं नहीं सर, करना सर 6 तक रखे लंग प्रोटेक्टिव सर्जरी रखते होते हैं। अच्छा, less पीप than- देनी है या नहीं, ये अगली बात आ गई है, पीप देनी है या नहीं? पीप जो है नहीं देनी सर। ये पढ़ लें यार। सर नॉर्मल पीप आप देते हैं, नॉर्मल ज्यादा पीप नहीं फिजियोलॉजिकल देंगे। पीप को छोड़े ना नासिर भाई, फिजियोलॉजिकल पीप को छोड़े ना, आम की बात कर रहे हैं। अरे मैंने 5 कौन तो दे सा सकते हैं ना, 5 तो देनी है। भाई वो तो 5 to 10 फिजियोलॉजिकल पीप है ना। हाँ एक सर सेकंड, तो मैंने क्या पीप बोला, अब देंगे, से मैं मगर यही ये है बोल रहा कि हूँ। 1 मिनट के लिए प्लीज, 1 मिनट के लिए प्लीज, ये पढ़ लीजिए। ये मैं आपको इसलिए ये लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन ऑफ पीप, इसको खामोशी से पढ़ लेना रहेगा। Patient of PEEP. Addiction of PEEP in the ventilated patient. They have theoretical benefit. Atelectasis subclanically. It's not very open. सर ये इसमें तो कह रहे हैं बेनिफिट्स हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ। अतीक भाई क्या कह रहा है? देखे तो सही क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अतीक आपकी बात। मैंने ये तो सर मैंने ये सर नहीं, वैसे भी बात जो है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं ना पेशेंट को, तो जो डिपेंडेंट एरियाज होते हैं वहां पर वेंटिलेशन एज कम्पेयर टू नॉन डिपेंडेंट एरिया में सही होती है, इसीलिए एटिलेक्टेसिस डिपेंडेंट एरिया में उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए पीप का भी रिक्रूटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए होती है, देखिए, रिक्रूटमेंट को ये प्रिवेंट सर करने इसका क्लोजिंग कैपेसिटी आंसर- जो लेकिन अगर है इतने उसको सारे लोग फंक्शनल बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगी। मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ कि यूज ऑफ पीप इज कंट्रोवर्शियल। आप इसको स्पेसिफिक कंडीशन में आप उसकी वेंटिलेटरी सेटिंग को इंडिविजुअलाइज अप्रोच करके आप पीप से बेनिफिशियल इफेक्ट ले सकते हैं, बस इतनी सी बात है। और इट शुड सर ऑलरेडी अगर ऑटो पीप जनरेट कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न वेंटिलेटर्स में ऑटो पीप शो करता है, तो अगर ऑटो पीप जनरेट हो रही है तो फिर तो आपने देख के करना है, वरना ऑटो पीप भी होगी और आप भी पीप दे रहे हैं। नहीं, ऑटो पीप का ट्रीटमेंट क्या होता है बाय द वे? सर ये जो एक्सटेंसिव पीप देते हैं हम उसी से होता है। सर इसका ट्रीटमेंट ये होता है सर कि आप सर इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आप वहां से वो उतारते हैं इसको और थोड़ा सा इसकी जिससे देखें आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ऑटो पीप खत्म हो जाती है। डिस्कनेक्ट करते हैं। आईई रेशियो बढ़ा देंगे सर, आईई रेशियो, ऑटो पीप का ट्रीटमेंट इज एक्सट्रिंसिक पीप, ठीक है? आई रेशियो चेंज कर देंगे ना नहीं, सर। ऑटो पीप का ट्रीटमेंट इज सर एक्सट्रिंसिक। मैंने ठीक बोला, सर मैंने ठीक कहा। सर मैं एक छोटी सी बात कहूँ। जी जी सर बेसिकली जो क्लोजिंग कैपेसिटी है ना उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होने देते ताकि एटिलेक्टेसिस ना हो, वो एक्सरसेबेट कर देगा सीओपीडी को। जी, तो इस हद तक आपको पीप चाहिए, बस बहुत यही ज्यादा बात पीप है। भी आप नहीं दे सकते। आपने ज्यादा पीप नहीं देनी, इट शुड नॉट बी मोर देन इंट्रिंसिक पीप, दैट्स इट, ठीक है? आप उसमें ऑप्टिमल पीप दें जिस पे आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मलाइज हो जाए, जिस पे जो आपकी एक एडिक्वेट वेंटिलेशन आनी शुरू हो जाए। अच्छा सर एक सवाल है सबके लिए कि हम इंटेंसिव पीप हमें किस तरह पता चलेगा, कैसे हम इंटेंसिव पीप कैलकुलेट कर सकते हैं? ये मुझे नहीं पता, सॉरी। ये जो सर मॉडर्न इसके लिए होता ये है कि सर जो होता है इंस्पायरेटरी पॉज लगाते हैं फॉर 30 सेकंड और उसके अंदर सर जो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। यार आप इसकी सुन ले प्लीज, बीच में ना बोले, वो आवाज किसी को भी समझ नहीं आएगी, प्लीज बोलने दे इसको। उसके अंदर यही होता है कि जो एयरवे प्रेशर आ रहा होता है ना सर, जो आपके पास जो एयरवे प्रेशर आता है तो वो आप माइनस करते हैं जो आपने एक्सटेंसिव पीक लगाया होता है, तो वो होता है सर इंटेंसिव पीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो बहरहाल चले। सर ये प्लीज इंट्रिंसिक पीप वाला रिपीट कर दें सर। यार ये मेरा भी बहुत इसका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, आई अपोलोजाइज फॉर सर ने जो बताया सर, मैं आपको ये आवाज की डिस्टॉर्शन आ गई थी सर। नासिर फिर से रिपीट करो प्लीज। असल में इंस्पायरेटरी पॉज देते हैं फॉर 20 to 30 सेकंड। जब इंस्पायर एक तो आजकल न्यू वेंटिलेटर्स हैं उसके अंदर इंट्रिंसिक पीक आपको नजर आता है, वो पूरा उसमें दिखाता है, सही है? बाकी अगर आपको निकालना में भी नजर आता है। अच्छा प्लीज सारा बोलने देना, फिर देखें इंटरप्शन ना करें, फिर समझ ही नहीं आएगा किसी को भी। आप इंस्पायरेटरी 20 to सर जी सुन रहे हैं, बोले। इंस्पायरेटरी 20 to 30 सेकंड आप पॉज लगाते हैं सर, जो आपका एयरवे प्रेशर आता है ना सर, वो आप माइनस करते हैं जो एक्सटेंसिव पीप आपने लगाया हुआ होता है, वो जब माइनस करेंगे जो निकलेगा वो होगा आपका इंटेंसिव पीप। ठीक है,
सर जो पीक देखिए एयर प्रेशर होता है या जो प्लेटो डॉक्टर प्रेशर होता नासिर वो तो फिर बहुत ज्यादा निकलेगा। अगर आपने एयरवे जो पॉज लगा के वो जो पीक प्रेशर शो करता है असल उसमें में से आपने असल पीप में माइनस करी तो वो तो बहुत ज्यादा निकलेगा। मैं आपको इसका ये बताऊंगा कि आप इसको आपको मैं सेफ आंसर बता रहा हूँ कि पीप आप इसमें बहुत ज्यादा नहीं देनी, एंड्यू पीप नहीं देनी, लेकिन ऑप्टिमल पीप आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन। आप उसकी अगर क्लिनिकल कंडीशन ऐसी है, आपने उसका दे रहे हैं वेंटिलेटर पेरीमीटर, उसका CO2 आप उसके नहीं अचीव हो रहे, आप उसके एयरवे प्रेशर ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उसको एक्सट्रिंसिक पीप से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट, बस इतनी, इससे ज्यादा आपको टेबल वाइवे में कोई नहीं पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक्सपिरेटरी आपने यही कहना है कि इसके अंदर क्योंकि एक्सपिरेटरी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो आपने एक्सपिरेटरी टाइम को रिलेटिवली ज्यादा रखना होता है, ठीक है। आपने टाइडल वॉल्यूम को ऐसे टाइट्रेट करना है, और उसके बाद ऑटो पीस जो डेवलप हो जाती है। सर तो इंटरमिटेंटली आप सर्किट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप ऑप्टिमल पीप उसको दे सकते हैं जो इट शुड नॉट बी मोर देन इंट्रिंसिक पीप। दैट्स इट, बस इससे ज्यादा की आपको सर एक मुझसे गलती हो गई सर। इंट्रिंसिक, आप इंट्रिंसिक जो है वो उसको बेसिकली आप एक्सट्रिंसिक पॉज देते हैं, इंट्रिंसिक पॉज नहीं देते, एक्सट्रिंसिक पॉज देते हैं। एक्सट्रिंसिक पॉज देते हैं और उसमें जो एयरवे प्रेशर आता है वो आप माइनस करते हैं एक्सट्रिंसिक पीस से। असल में ये अब इसका कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं है, मैं इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि आप लोग इतना परेशान हो, ठीक है। बाकी सारा टॉपिक पढ़ लिया है, बाकी सारे टॉपिक इसमें सर 4 चीजें हैं सर, 4 चीजें हैं, वो थोड़ा बता दूं अगर आप इजाजत देते हैं जी। इसमें ना, इसमें 4 से 5 चीजें बहुत, जब भी आप COPD वाला कोई पेशेंट का एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, उसमें ना सर एक तो ब्रोंकोस्पाज्म का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और निमोथोरेक्स का चांस ज़्यादा होता है, और जो आप पाको में लेके जाते होते हैं तो वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पेजल एटेलेक्टेसिस का चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपने सर इसमें ना स्मूथ इंडक्शन करनी है, और हिस्टामीन रिलीजिंग ड्रग्स जितने भी हैं वो आपने अवॉइड करनी है। और जो सर नासिर ने सही आपको बात जो बताई वो सही है, लेकिन ऐसे आपने रेस्पिरेटरी रेट्स लो रखना होता है, और अब एक्सट्यूबेशन जो है ना आपने अवेक करनी होती है, लेकिन बिफोर एक्सट्यूबेशन को करने से पहले आपने ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी देनी होती है, और ECT की सेक्शन आपने करनी होती है। और अगर हो सके तो आपने जो पेशेंट है उसको नॉन इन्वेसिव ये वेंटिलेटर भी या बाईपैप पे या CPAP पे आपने रखनी होती है। और इसमें जितने भी एनर्जीजिया हैं, एपिड्यूरल कौन से एनर्जीजिया एनाल्जेसिया में कौन सी दवाई नहीं देंगे? एनसेट्स नहीं देंगे, लॉन्ग एक्टिंग ओपिएट नहीं देंगे, ठीक एसिड नहीं है। देंगे। अगर आप ऑपियोइड्स सर एक बात बताएं सर, PCA मॉर्फिन दे सकते हैं? मॉर्फिन दे सकते हैं अगर आप लोग देखें ना, मेरी एक बात सुने, मैं आप मेरी ना मेरे मुद्दे को आप समझ नहीं रहे हैं। आप लोग क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में आप क्यों मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, जब आपने एक बात पहले कह दिया कि आपने लॉन्ग एक्टिंग ओपियाइड्स अवॉइड करने हैं, आपने जरूर ओपियाइड मॉर्फिन का जिक्र करना है। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, पहले मुझे ये बताएं जरूरत क्या है इस बात। आप फेंटानिल कह के जान क्यों नहीं छुड़ा लेंगे? देखिए हम ये अभी सारी इतनी कहानी, पता है नासिर, ये मैं अतीक को भी ये वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको भी वार्न कर रहा हूँ, कई दफा जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हार्म करती है, ठीक है। तो इस मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि फेलिंग पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, फेलिंग पॉइंट पे आप बता दीजिए। वहां प्रैक्टिकली तो मॉर्फिन कुछ भी नहीं कहती, प्रैक्टिकली अगर आप मेरे से पूछे ना तो मॉर्फिन मैं तो हर पेशेंट में देता हूँ मॉर्फिन, और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, आपने बाकी चीजों से उसको टाइट्रेट करना होता है, बल्कि आपका अगर पेशेंट को अच्छा एनाल्जेसिया दिया है तो उसके रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स इंप्रूव करते हैं। लेकिन क्या ये एग्जाम में आप बता सकते हैं? मैं तो हर पेशेंट में 10 मिलीग्राम मॉर्फिन देता हूँ, और बोले पाकिस्तान में तो मॉर्फिन अवेलेबल ही नहीं होती ना। मैं तो यहाँ पे हर पेशेंट में 10 मिलीग्राम मॉर्फिन देता हूँ, डेक्समेटाजोलिन के साथ टाइट्रेट करता हूँ, मैक IC उसकी बहुत कम देता हूँ, मिडाजोलैम देता हूँ, और पेशेंट बिल्कुल अवेक सांस लेता हुआ उठता है। मॉर्फिन इतनी जबरदस्त दवाई है, मॉर्फिन इतनी जबरदस्त दवाई है, ठीक है। अगर आप मेरे अच्छा सर, हम डॉक्टर जिशान नहीं है ना, जिस दिन सर हम डॉक्टर जिशान हो गए तो सर हम भी ये काम करेंगे। नहीं, लेकिन एग्जाम में नहीं बताना। देखें एग्जाम में आप बिला वजह ना अपने आप को, आपने पहले आपने ये अनाउंस कर दिया है कि लॉन्ग एक्टिंग आपने ओपियाइड्स नहीं देने, ठीक है। अब आप ये मुझसे, अगर आप वहां पर कहने की खारिश हो रही है तो लिटरली आप एंटीहिस्टामिन खा लें, वहां पर ना खारिश हो रही है, ठीक है। लिटरली वहां पर ना खारिश होने दें, वहां पर ना खारिश होने दें, क्योंकि मुझे पता है कि वो बात जिससे मैं मना कर, मुझे पता था ये मेरा भी वीक पॉइंट है,
मुझे बहुत डिटेल नहीं आती, मेरे बेसिक्स इस मामले में मैं थोड़ा सा वीक हूँ, मैं खुद फंस जाता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को आपके अल्लाह पे छोड़ दी। अब अगर आपने वहां पे पीप पे जाके बहस करनी है और अपने आप को मुश्किल में डालना है, अब आपको पता है इसमें एक और भी चीजें होती हैं, इन्फ्लिक्शन पॉइंट्स होते हैं, मुझे नहीं आते हो, एक पता नहीं एक पॉजिटिव इन्फ्लिक्शन एक होता है, पता नहीं एक और नेगेटिव ये इन्फ्लिक्शन। अगर जदत सलीम के साथ सर, जदत सलीम के साथ फंस गया ना, ये नासिर तबीयत साफ कर देंगे। और सर ये अतीक भाई एंटी हिस्टामिन खा लें, समझ आई? नहीं वो आपके लिए कहा है, मुझे मेरे लिए नहीं कहा सर। एक और चीज है सर, मेरी बात सुने, हम कंपाइल कर रहे हैं, मैं 2-3 बातें सिर्फ मैं जो मिस कर गया था वो मैं बता रहा हूँ। स्मोकिंग का बता दें। एक मिनट, इंडक्शन एजेंट बेस्ट कौन सा होगा? प्रोपोफोल, ठीक है, क्योंकि एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लेंड कर रहा है। थायोपेंटोन इज नॉट अ गुड चॉइस। एटॉमिक रेट अनलेस अंटिल कार्डिक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ना दे, ठीक है। इनहेलेशनल एजेंट्स में बेस्ट कौन सा है? हेलोथेन, लेकिन अब हेलोथेन नहीं होता, सेवोफ्लोरिन इज वेरी गुड। आइसोफ्लोरिन और डेस्फ्लोरिन से वैसे भी इंडक्शन नहीं करनी होती, इसमें आप अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डोज डिपेंडेंट ये सारे वेजो ब्रोंकोडायलेटेशन करते हैं, इसलिए इनहेलेशनल एजेंट से जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जनरली आप सारे यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंडक्शन ना करें आप आइसोफ्लोरिन और डेस्फ्लोरिन से। इंट्राऑपरेटिवली अगर आपके पास चॉइस है तो सिवोफ्लोरिन, यू डोंट यूज वो केटामीन अनलेस अंटिल आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आपको केटामीन देने की कोई जरूरत नहीं। केटामीन सिक्रीशंस बढ़ाती है, केटामीन ब्रोंकोडायलेटेशन करती है, लेकिन केटामीन के सिक्रीशंस के इफेक्ट ज्यादा है। यस, एनाल्जेसिक के तौर पे बहुत एक्सीलेंट दवाई है, ठीक है। एनाल्जेसिक के तौर पे एक्सीलेंट दवाई है, एनाल्जेसिक के तौर पे आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मसल रिलैक्सेंट जो है वो सिसएट्राक्यूरियम हिस्टामिन रिलीज नहीं करती, वो बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज आप रोक्रोनियम भी दे सकते हैं, आप वीक्रोनियम भी दे सकते हैं, उनका भी हिस्टामिन रिलीज पे इतना इफेक्ट नहीं होता। एनाल्जेसिया की हमने बात कर ली। फ्लूइड आपने मेटिकुलस देना है, बहुत ज्यादा ओवरलोड भी नहीं देना, और आपने हाइपो भी नहीं रखना, क्योंकि हाइपो की वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं और हाइपरवोलेमिया की वजह से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। मल्टी मोडल एनाल्जेसिया के अंदर जो बाकी दवाइयां हैं, डेक्समेडिटोमेडीन है, गाबापेंटिन है, उनका कोई नहीं है बल्कि एडवांटेज है, क्योंकि उससे ओपियाइड स्पेयरिंग इफेक्ट होगा। लाइडोकेन आप इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, लाइडोकेन इज वेरी गुड। आपने इंट्यूबेशन भी आपने डीप प्लेन में करनी है, एक्सट्यूबेशन भी आपने डीप प्लेन में, या आप डीप प्लेन में करनी है या आपने फुली अवेक करनी है, ठीक है। आपने फुली अवेक करनी है, इंट्यूबेशन एक्सट्यूबेशन के रिस्पांस को आप लाइडोकेन से, मैग्नीशियम से और शॉर्ट टेकिंग ओपियाइड से आप ब्लेंड कर लें, आप लाइडोकेन स्प्रे कर दें और आप उसको कर दें, ठीक है। ये उसकी जो एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट की जो चीज़ें मैं मिस कर गया था वो मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि कितनी पीप देनी है और कितनी पीप नहीं देनी, पीप पे आपको सर एक स्मोकिंग के बारे में बता दें कि स्मोकिंग के क्या इफेक्ट्स हैं। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। ये स्मोकिंग का 12 से 24 घंटे में आपका निकोटीन लेवल और कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। सही है। उसके बाद जो है एयरवे की रिएक्टिविटी, ये एयरवे की रिएक्टिविटी, म्यूकस प्रोडक्शन वो ग्रेजुअली कम होगी, उसकी एयरवे की रिएक्टिविटी कम होगी। अगर 2 वीक्स से 3 वीक्स पे है वो खतरनाक पीरियड है, उसके अंदर एयरवे की हाइपर रिएक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। अच्छा, ऑप्टिमल जो है वो 6 वीक्स है, 4 to 6 वीक्स। 2 to 3 वीक्स पे अगर स्मोकिंग सेशन है तो उसके अंदर एयरवे की रिएक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और सर इसका सर सही बताया आपने, ये 12 to 24 वीक्स में आपका फॉल ऑफ CO एंड फॉल इन निकोटीन लेवल नंबर 1 आवर्स, और ये 72 आवर्स में आपका CO यानी HB लेवल जो है ना, कार्बन वो ऑक्सीजन वो जो नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और आपका प्रोडक्शन, अच्छा, और इसके 1 to 2 वीक्स में ना आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगी, 4 to 6 वीक में आपके एफटीज इंप्रूव होंगे, और 6 to 8 वीक्स में आपका इम्यून फंक्शन जिसमें सेलुलरी फंक्शन वो इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें मैं आपको अभी वक्त को नामुनासिब जानते हुए कहूंगा कि जो मेरा लिंक है उसके अंदर एक FRCA माइंड मैप्स है, वो अतीक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप FRCA माइंड मैप्स सारे पढ़ो, जो जूनियर्स हैं उनको उसको डिटेल में पढ़ें, आप उसको रिवीजन के लिए पढ़ें। FRCA माइंड मैप्स वो मैंने आज शेयर भी किया था, आज मैंने शेयर भी किया था। मेजॉरिटी जो टॉपिक्स हैं वो बेहतरीन हैं आपके रिवीजन के लिए, वो बहुत अच्छा है। स्मोकिंग के लिए भी उन्होंने बहुत जबरदस्त उन्होंने चार्ट बनाया, ठीक है, तो आपको रिवीजन के लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो ख्याल है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने जो मैं कर सकता था वो मैंने बता दिया। बाकी अच्छा एक ज़हन में रखें कि इसमें आपकी ECG, एक्सरे, वो हम लोगों ने फ्लो वॉल्यूम लूप्स का जिक्र नहीं किया। फ्लो वॉल्यूम लूप्स में ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, और इसके अंदर आप क्वांटिफाई भी कर सकते हैं उसमें। और जो है आपने ABGs
पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, और आपने बेस लाइन उसको रखना है, हार्ट फेलियर को ट्रीट करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ब्रोंकोस्पैज्म को जितना रिलीव कर सकते हैं वो करना है, और जो है वो इसके अलावा आपने ऐसी दवाइयाँ कि जिनसे हिस्टामिन रिलीज होती है या रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है उनको अवॉइड करना है। जीए वर्सेस रीजनल की चॉइस इंडिविजुअलाइज होनी चाहिए। आपको ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो और इंटरकोस्टल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो वो आपने ध्यान से देना है, क्योंकि उसकी सेल्फ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सीओपीडी का अगर पेशेंट है, उसकी कोई मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर में सर्जरी हो रही है, ऐसी से फॉर एग्जांपल आई सर्जरी हो रही है, तो मे बी पेशेंट इज अनेबल टू लाई फ्लैट फॉर 4 आवर्स, ठीक है, तो उसको हो सकता है आपको वो केस भी आपको जीए में करवाना पड़े, अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है। तो आपके दिमाग में इस तरह आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी आपको लगे कि दोनों बातें हैं राइट लेफ्ट, तो आप प्लीज बोल दें एवेल्युएशन एंड रिस्क वर्सेस बेनिफिट। आप डिस्कशन करेंगे, टीम डिस्कशन करेंगे, ओवरऑल उसका रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखेंगे और जो आपको बेहतर लग रहा है वो आप कर लेंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो पिंक पफर्स और ब्लू ब्लोटर्स भी मुझे भूल गया, इसलिए मैं अपनी बकवास उसमें नहीं कर सका, वो भी आप देख लीजिएगा। वो भूल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिकली बिल्कुल जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती है ना वो दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है। तो मैं थक गया था थोड़ा सा, तो मैं शायद आपको वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका, वो आपको पता होना चाहिए। जो टेबल वाइवे वालों के लिए इट्स मोर देन एनफ, टेबल वाइवे वालों से कोई नहीं पूछेगा इसके अलावा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपसे सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कौन सी दवाइयाँ अवॉइड करनी है, जो मैंने आपको अलग अलग बता दी हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग क्या करनी है, इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग एयरवे प्रेशर्स, airway pressures or pressure control ventilation is a better choice because it will give protection for barotrauma, ठीक है। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन यूज करें, पेशेंट को डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में रखें, और आप ट्यूब की फिक्सेशन प्रॉपरली करें, ट्यूब के लाइना पे टच ना करें, ठीक है। और आप एंटीसेलोगॉग दे सकते हैं अगर कोई ऐसी है। रिवर्सल में आप को अवॉइड करें, क्योंकि जो इटसेल्फ जो न्यूस्टिगमीन है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर आपने देना है तो आप उसको टाइट्रेटेड आप इस तरह एक्यूरेटली दें। अगर आपके पास एस्मिरॉन के साथ सुगामेडेक्स है तो आप सुगामेडेक्स दें, दैट विल बी बेटर चॉइस, ठीक है। आई थिंक इट इज एनफ, ठीक है। एस्थमा सीओपीडी के बारे में जो चीजें, डीप एक्सट्यूबेशन होगी ना, देखिए डीप एक्सट्यूबेशन या फुली अवेक, लाइट प्लेन में नहीं करना। डीप एक्सट्यूबेशन में फिर कहूंगा आप फंस सकते हैं, आप अवेक एक्सट्यूबेशन कहें तो ज्यादा बेहतर है। fully awake extubation with blunting of airway reflexes by lidocaine or whatever you want to give. Beta blocker देंगे इसमें No sir. Thank you very much, ठीक है वो, ठीक है। anyways thank you very much, please आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा सर एक सवाल पूछना था। अच्छा सर, वो इससे हटके थोड़ा सा सर मुझे वो लिवर का थोड़ा पूछना था सर। अगर फॉर इंस्टेंस लिवर या रीनल में अगर वो कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर वो सवाल पूछ, यानी अगर हमें स्पाइनल लगाने की बात है, यानी कोई सिरोटिक पेशेंट है, तो सर इसमें हम यही बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रिस्क वर्सेस बेनिफिट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, फिर फर्दर वी विल चेक द कोगुलेशन प्रोफाइल और उसके बाद वी विल डिसाइड फॉर द। मुझे सिर्फ ये बता दें कि लिवर फेलियर के पेशेंट में कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपको जरूर स्पाइनल या एपिड्यूरल लगाना है। मेरी बात सुने ना, मुझे आप बताइए। देखें उसमें मैं आपको बताता हूँ, आप प्रैक्टिकली, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप जो मर्जी करें, आप लिवर फेलियर के रीनल फेलियर के पेशेंट में आप क्यों लगाना चाहते हैं स्पाइनल या एपिड्यूरल, ना लगाएं, बेहतर है। सर एक बात सुनिए सर, उसका सिंथेटिक, हाँ सिरोटिक जी खुर्रम आप क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा खुर्रम आप क्या बोल रहे हैं? सर मैं यही कह रहा हूँ कि उसका सिंथेटिक फंक्शन चेक कर लें लिवर का। यार देखिए मेरी बात सुनिए, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, चाइल्ड पॉक्स स्कोरिंग, उसका जो आपने कहा ना कि जो एसाइटिस है, एसाइटिस का मतलब है एल्बुमिन कम होगा। अच्छा एल्बुमिन कम है। आप मुझे एक बात बताएं, एसाइटिस के पेशेंट में अगर आप स्पाइनल, एक मिनट, एसाइटिस के पेशेंट में स्पाइनल लगा देंगे तो एसाइटिस के पेशेंट में स्पाइनल लगाने के बाद पेशेंट के लिए वो ठीक रहेगा? वो लाई डाउन भी नहीं कर सकेगा और कोगुलोपैथी का रिस्क तो है ही। थैंक यू वेरी मच। इसलिए ऐसी कंडीशन में मैं आपको यही हमदर्दाना मशवरा है, आगे तो आपकी जो मर्जी है आप लगाना चाहें। गैंग्रीन के पेशेंट में आप स्पाइनल ना लगाएं, आप लिवर फेलियर में, रीनल फेलियर में क्यों लगाना चाहते हैं? आप मुझे कोई कंपेलिंग इंडिकेशन बता दें, कोई एक कंपेलिंग इंडिकेशन बता दें कि जिसके अंदर जीए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है।
नहीं कंटेंट इंडिकेटेड नहीं है सर। आप क्यों देखिए लगाना सर चाह रहे आप हैं? देखें मेरी बात सुनिए, सर वहां मेरा पर सर वहां मैं से ये वहां पर चंद मिनटों में ना आपने अपने आप को डिफेंड करना है, ठीक है? तो आप ये कहेंगे कि whenever it is like if there is some advantages only then we can outweigh। और जैसे वो अभी खुर्रम बताने लगा था कि आप उसके सिंथेटिक फंक्शन को देख लेंगे, आप उसको चाइल्ड पक्स स्कोरिंग में बेहतर कर लेंगे, आप एल्ब्यूमिन दे देंगे, आप उसका कोएगुलेशन प्रोफाइल जो है आप उसको पीसीसी या सर मैंने भी यही बोला FFPs दे के सर मैं भी तो ये कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रिस्क वर्सेस बेनिफिट और पेशेंट कंडीशन के और कोएगुलेशन प्रोफाइल के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वी विल गो फॉर द रीजन और नॉट। हाँ जी, बस यही बात है, ठीक है सर इसमें एक और चीज के सीओपीडी में पेशेंट के प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इम्पोर्टेंट है। एल्बुमिन की बार बात हो रही है। टेबल वाइवे के रेफरेंस है। अच्छा ये जो है ना, क्योंकि आपने नहीं सुना, आपसे मेरी हाईली रिकमेंडेड है कि ये जो जहां पर मैं यूट्यूब पे मैंने ये चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वहां पे आपको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का मिलेगा, प्लीज आप वो जरूर सुन लें, ठीक है? उसमें इस आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 1 मिनट बस, आपको इसके सवाल का जवाब मिल जाएगा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में, ठीक है? जो एल्ब्यूमिन होता है ना, लो एल्ब्यूमिन, इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी। अभी एक फाइल है वो हम जैनब ने प्रिपेयर की है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें हम लोगों ने इस सारी चीजों को हमने किया है। और आप सब लोगों से है कि जिसने नहीं सुना वो सुन ले, प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन का 5-6 में बहुत डिटेल से किया था, और अगर आप लोगों को वो बहुत अच्छी तरीके से आता है तो आपके लिए आगे का मसला बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? अच्छा सर, एक दो चीजें भूल गया था मैं, जो अस्थमा में ना जो उसमें एक हेलियोक्स भी देते होते हैं, हेमोडिफाइड ऑक्सीजन भी देते होते हैं, केटामीन और बाकी तरह। हाँ, बाकी तो वो मैंने बताया। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया भी देते हैं, लेकिन हेलियोक्स में आप ज्यादा FiO2 नहीं दे सकते, वो सिर्फ अपर एयरवे में होती है, ज्यादा लोअर एयरवे में इतनी अच्छी चॉइस नहीं है, ठीक है? चले, ओके जी, टेक केयर सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह